अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, जिसकी खूबसूरती और हुस्न के किस्से सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी शान और शौकत के साथ बयान किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थीं, जिनमें बकरी से लेकर गधी भी शामिल थी। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थीं, जो कि क्लियोपेट्रा के रूप में इस ज़मीन पर ज़ाहिर हुई। दिलचस्प बात यह है कि उसने बहुत ही चालाकी से अपने हुस्न को सियासी कामयाबी हासिल करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल भी किया। हसीन होने के साथ साथ वो बेहयाई और बेवफाई की एक तस्वीर भी थी। क्लियोपेट्रा के बाओजदाद दरअसल यूनानी थे और सिकंदर आजम की फौज में से एक जर्नेल थे। सिकंदर आजम ने मिस्र को फतह करने के बाद मिस्र में एक शहर सिकंदरिया के नाम से बसाया और यहाँ पर अपने एक जर्नेल को बतौर गवर्नर तानियात कर दिया। सिकंदर आजम की मौत के बाद चूंकि सिकंदर आजम का कोई जानशीन जिंदा नहीं था, इसलिए उसकी फतह की हुई तमाम हुकूमत इसके जर्नेलों में तकसीम हो गई। चनाचे मिस्र इसके जर्नेल बतली बोस के हिस्से में आया और यहाँ से शुरुआत हुई मिस्र पर बतली बोस की हुक्मरानी की। बतली बोस हुक्मरान शुरुआत में बहुत अक्लमंद और काबिल थे, इसलिए उन्होंने सिकंदरिया को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों की सिफ़ों में ला खड़ा किया। जब लोग इस शहर को देखते तो अश कर उठते। ये शहर मिस्र में होते हुए भी यूनानी तर्ज तमीर का एक शाहकार नमूना था। बतली बोसी हुक्मरान अमूमन यूनानी ज़ुबान में ही गुफ्तगू करते और तमाम सरकारी काम भी यूनानी ज़ुबान में ही अंजाम पाते। वो मिस्र पर हुकूमत ज़रूर करते थे, मगर उनका तर्ज रिहाइश यूनानी ही था। इस दौर में रूस दुनिया की सुपर पावर की हैसियत रखता था। उसका असर और रसूख दुनिया के तमाम ममालिक पर था, इसलिए बतली बोसी हुक्मरान रोमी फौज को रिश्वत देकर अपने मुल्क पर हमले से बाज रखते और अपनी अयाशियाँ जारी रखते। मोरखिन के मुताबिक क्लियोपेट्रा का बाप यानी बतली बोस 12 भी अपनी मौत के वक्त रोमन सल्तनत के कर्जे तले दबा हुआ था। बतली बोस की वफात के बाद इसकी सबसे बड़ी बेटी क्लियोपेट्रा और उससे छोटा बेटा बतली बोस 13 तख्त के मुश्तरका वारिस करार पाए। चनाचे उन दोनों की शादी कर दी गई। ये कदीम मिस्र का रवाज था। वहाँ एक भाई की शादी बहन से करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। इसकी वजह विरासत को तकसीम होने से बचाना था। क्लियोपेट्रा की शादी से कोई औलाद नहीं हुई। कुछ अरसा इस तरह हुकूमत करने के बाद क्लियोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान साजिशी दरबारियों की वजह से सख्त रंजिशें पैदा हो गईं और क्लियोपेट्रा को रातों रात मिस्र छोड़कर शाम की तरफ भागना पड़ा। इन दिनों रोम के दो बड़े बड़े अहदेदारों के दरमियान एक जंग चल रही थी, जिसमें पंपई दी ग्रेट को शिकस्त हुई और वो पनाह लेने की खातिर मिस्र आया, जहाँ क्लियोपेट्रा के भाई बतली बोस 13 ने उसे हलाक करवा दिया। अपने हरीफ पंपई दी ग्रेट के ताक़ुब में जूलियट सीजर भी मिस्र आया और कुछ दिन यही मुकाम किया। क्लियोपेट्रा को जब इस बात की इत्तला मिली कि रोमन सल्तनत का हुक्मरान मिस्र में मौजूद है, तो वो बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ चोरी छुपे महल में दाखिल हुई और जूलियट सीजर के सामने हाजिर हुई। जूलियट सीजर, जो कि एक उदेड़ उम्र शख्स था, उसके हुस्न और खूबसूरती के पैकर को देखकर पहली नज़र में ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और क्लियोपेट्रा की ज़ुबान बोलने लगा। ये देखकर क्लियोपेट्रा के भाई और उसके शोहर ने उन दोनों के खिलाफ लाने जंग किया। उस जंग में बतली बोस 13 यानी क्लियोपेट्रा के भाई को शिकस्त हुई और वह दरिया नील को अबूर करता हुआ डूब कर मर गया। इसके मरने के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र की मुख्तार कुल बन गई, लेकिन उसे अपने ख़ानदानी रस्म रवाज के मुताबिक हुकूमत करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई बतली बोस सबा से शादी करनी पड़ी। लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि इन दिनों क्लियोपेट्रा का असल शोहर जूलियट सीजर था। जूलियट सीजर को क्लियोपेट्रा इतनी पसंद आई कि उसने क्लियोपेट्रा के साथ रहने के लिए पूरा रोम अपने एक जर्नेल मार्क एंटोनी के हवाले कर दिया और खुद दिन रात क्लियोपेट्रा के साथ याशु में मशगूल हो गया। जूलियट सीजर क्लियोपेट्रा के हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया था कि वो इसे सिर्फ मिस्र ही नहीं पूरे रोम की रानी बनाना चाहता था। इन याशुओं के सबब क्लियोपेट्रा के यहाँ जूलियट सीजर के एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम सिजेरियन रखा गया। तकरीबन 2 बरस क्लियोपेट्रा के साथ रहने के बाद जूलियट सीजर कुछ बगावतों को कुचलने के लिए दोबारा रोम रवाना हुआ। उसके पीछे से क्लियोपेट्रा के छोटे भाई, जो कि उसका शोहर भी था, उसने क्लियोपेट्रा और अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश करना शुरू की। इससे पहले कि वो कामयाब होते, क्लियोपेट्रा ने उन दोनों को जहर देकर मार दिया। अब वो इस दुनिया में अपने खानदान की वाहिद फर्जंद रह गई थी। कुछ अरसे बाद सीजर की फतुहात के जश्न में शिरकत के लिए क्लियोपेट्रा रोम रवाना हो गई, जहाँ उसे एक मलका जैसा इस्तकबाल मिला। करीब था कि क्लियोपेट्रा मलका रोम बन जाती, मगर मरहूम पंपई के कुछ वफादार साथियों ने सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लियोपेट्रा के पास मलका रोम बनने का सिर्फ एक ही तरीका कार रह गया था, वो ये कि इसका बेटा सिजेरियन रोम का हाकिम बन जाए। इस मकसद के लिए उसने रोम के सबसे ताकतवर जर्नेल और जूलियट सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। मोरखिन के मुताबिक मार्क एंटोनी से क्लियोपेट्रा के 3 बच्चे पैदा हुए। मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा के हुस्न का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने जूलियट सीजर के बेटे और अपने ही साले ऑक्टेनियन के खिलाफ लाने जंग कर दिया। यहाँ मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा की मुश्तरका अफवाज को ऑक्टेनियन ने बृतनाक शिकस्त दी, जिसके बाद मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद क्लियोपेट्रा ने जूलियट सीजर के बेटे ऑक्टेनियन को भी अपने दाम में मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ऑक्टेनियन अपने बाप और अपने बनोई एंटोनी का इंजाम देख चुका था।
اس لیے اس نے کلیوپیٹرا کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اسی قید کے دوران کلیوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کی۔ اس کی موت کے بارے میں اب تک لاتعداد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو ایک سانپ سے ڈسوا لیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنی جان لی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چلاک اور بہادر بھی تھی۔ اگر سیزر نہ مرتا تو اس نے قریب روم کو اپنے قبضے میں کرنے کا سارا انتظام مکمل کر لیا تھا، جو کہ بڑے جان باز نہیں کر پائے تھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو اور ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔